दो टर्म्स में सबको हमेशा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहला होता है नॉमिनी और दूसरा होता है लीगल हायर। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को हम काफी बार बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं होता। तो स्टार्टिंग में यहीं से करना चाहूंगा। नॉमिनी के अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में और लीगल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नॉमिनी इज नथिंग बट वो सिर्फ और सिर्फ लीगल हायर नहीं है। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर है किसी भी एसेट्स का, या फिर बोल दिया जाए उसका ये काम होता है कोई भी एसेट्स जिसका वो नॉमिनी हो उससे कलेक्ट करे और जो एक्चुअल लीगल हायर है उन तक पहुंचाए, और जो ओनर होने वाले हैं वो होने वाले हैं लीगल हायर्स। इसके बीच का डिफरेंस भी अभी बहुत लोगों को नहीं पता। हमें ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने नॉमिनी बना दिया या हम किसी भी एसेट के नॉमिनी है तो हम उसके ओनर बन चुके हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस में हो सकता है जो एसेट के ओनर थे उन्होंने नॉमिनी और लीगल हायर सेम पर्सन को रखा है, देन इट इज ओके। वरना अगर बात करी जाए नॉर्मल सेंस में, एज पर लीगल टर्म्स, नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एसेट के केयरटेकर होते हैं। उन्हें सिर्फ एसेट्स मिलता है ताकि वो आगे लीगल हायर्स तक पहुंचा सके। राइट, थैंक यू सो मच क्लैरिफाई करने के लिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बताई। नॉमिनी और लीगल हायर के बीच में एक डिफरेंस होता है। नॉमिनी सिर्फ केयर टेकर है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, लेकिन प्लीज बताइए अनुमित्रा जी के लिए क्या रास्ता बचता है। साथ ही साथ अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं कुछ पॉइंट्स भी बाकी सबके लिए बताना चाहूंगा ताकि उनके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन ना आ जाए। सबसे पहले ये केस अब एक लीगल मैटर बन चुका है। इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी जो हमें कोर्ट से लेना पड़ेगा। लॉयर क्या कह रहा है उसका कोई भी वजूद नहीं रह जाएगा। आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा। आपका लॉयर कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट एक सक्सेशन सर्टिफिकेट देगा आफ्टर जो भी आपने बताया सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद, और वो सब कोर्ट डिसाइड करने वाला है कि इसमें एक्चुअल सक्सेशन किसके पास जाएगा। और अगर मैं इसके खर्चे की बात करूं तो रफली अराउंड 10,000 रुपीज के आसपास का खर्चा भी नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट आता है। आपकी लोकेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपको इसके लिए सबसे पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए पिच करना चाहिए। साथ ही साथ बाकी सभी व्यूअर्स के लिए ना दो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस केस स्टडी से। सबसे पहले जितने भी हमारे पास एसेट्स है सब में हमें नॉमिनी मेंशन करना ही करना है। कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि आपने नॉमिनी मेंशन नहीं किया। बाय चांस आप किसी में नॉमिनी मेंशन करना भूल गए, आप उसमें अपडेट करवा सकते हैं, पर नॉमिनी हमेशा मेंशन कीजिए, वरना बाद में जिनके लिए वो एसेट्स हमने रखे हैं उनको बहुत दिक्कतें आती है। आप ये कॉम्प्लिकेशंस एक बार सुन के देखिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो चुका है जिसमें फाइनली हमें कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा हमेशा एक नॉमिनी मेंशन कीजिए। साथ ही साथ विल हमेशा बना के रखिए। विल बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आप एक ओरल विल बना सकते हैं। ओरल विल एज पर न्यू लॉ अब वैलिड नहीं है, तो ओरल विल को हमें छोड़ना पड़ेगा। सेकंड जो विल होती है, देखिए 3 टाइप की विल्स होती है। ओरल विल, सेकंड होती है एक रिटर्न विल जो रजिस्टर्ड नहीं हो रखी है। मतलब आपने एक नॉर्मल सा पेज लिया, उसमें अपने विल बनाई, साइन कर दिया, उसे भी विल माना जाएगा। सपोज करते हैं आपकी ये इच्छा ही होती है कि मैं बार बार विल चेंज करूं, जो लेटेस्ट विल बनाओगे आप उस विल को आपकी वैलिड मान लिया जाएगा। तो सेकंड होता है अनरजिस्टर्ड विल, और थर्ड होता है रजिस्टर्ड विल जो आप रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्री भी कराओगे। ये विल सबसे बेस्ट होती है। अगर पॉसिबल हो तो हमेशा एक रजिस्टर्ड विल और नॉमिनी को हमेशा मेंशन कीजिए। आपके आने वाली जनरेशन को काफी हेल्प मिलने वाली है। वरना ये जो सक्सेशन का केस होता है, जैसा अभी हमें जस्ट ये सक्सेशन के केसेस मिला है जो एग्जाम्पल में था, 6 महीने के आसपास लग जाएगा बड़े आराम से। चाहे देखिए लॉयर का ये काम है बोलना कि नहीं हम बहुत जल्दी करवा के देंगे, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगता है, आपको पता है कोर्ट केसेस में, तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बैंक यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा इस सिचुएशन में। बैंक यहाँ पे सिर्फ आपसे हर बार सक्सेशन सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड करने वाला है। तो ये दोनों हमें लाने पड़ेंगे। और विल हमेशा, अगर आपकी रजिस्टर्ड विल है, उसका एक और बेनिफिट आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपने एक बार विल रजिस्टर कर दी, उसमें आप कभी भी कोई भी फ्रॉडुलेंट वे में भी कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ जितनी भी रजिस्टर्ड विल होती है उसको आप चेंज करके एक नई विल बना के डाल सकते हैं। उसको भी आपको रजिस्टर कराना जरूरी हो जाएगा। मतलब वहां पे फ्रॉड के केसेस भी सबसे कम हो चुके हैं। आपने रजिस्ट्री करवा ली है, एक बार का एफर्ट्स है, बोल दिया जाए तो 1 घंटे का एफर्ट्स है, पर आपके आने वाली जनरेशन काफी सिक्योर इस तरीके से हो जाती है। वरना लीगल कॉम्प्लिकेशंस काफी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो नॉमिनी और विल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जॉनथ ने कहा कि एक रजिस्टर्ड विल जो होता है ना वो ठोस पक्का बिल होता है। आई टोटली अग्री विथ यू अनंत। बट अगर अभी आप नहीं भी निकल पा रहे हैं ना, तो एक विल आप बना करके भी जो रखेंगे वो भी मान्य होता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तब भी वो मान्य, आप उसे जितनी बार चेंज करेंगे उसमें वो डेट डालें और ये लिखें ये मेरी फाइनल विल है। तो इसीलिए ये ना सोचे आप रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहे तो ये कुछ कच्चा पक्का नहीं है। अगर आपने एक विल बना दिया ना कि ये मेरी विल है, वो मानी जाएगी। रजिस्टर्ड करवा ले तो बहुत ही अच्छा है। जैसा कि अनंत आपको कह रहे हैं, अभी अनुमित्रा जी के लिए तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना जो है वो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। और साथ ही में अगर फिक्स डिपॉजिट है
किसी का और वो अगर नहीं रहते हैं, तो उन फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए भी क्या फिर हमको वहाँ पे नॉमिनी होते होंगे, उनको जाती होगी ये फिक्स्ड डिपॉज़िट? इस पर आपका क्या व्यू है अगर बैंक में बहुत फिक्स्ड डिपॉज़िट है लोगों के? बिल्कुल प्रियंका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो नॉमिनी है, जैसे ही वो बैंक में जाएगा, एक साइन की रिक्वायरमेंट होती है, आप साइन करेंगे और वो फिक्स्ड डिपॉजिट नॉमिनी के केयर में आ चुका होगा। इसमें कई बार बैंक स्पेशली अगर मंथ एंड होता है या क्वार्टर एंड होता है, तो थोड़ा-सा डिले करने की कोशिश करती है। अगर ऐसा आपके पास हो रहा है, तो हर एक बैंक में एक कंप्लेंट रजिस्टर रहता है। कभी भी आपको बोल दिया जाए आप एक पेज में डाल के कंप्लेन दे दो या कहीं पे लिख दो, ऐसे नहीं। वहां पे एक ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर होता है जिसको आरबीआई भी टेक केयर करती है। अगर एक पर्टिकुलर डेडलाइन में उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो आप तो सिर्फ अड़ जाइए कि बस मुझे वो कंप्लेंट रजिस्टर में कंप्लेन करनी है और मेरे साथ ये केस हो रहा है। आपको सॉल्यूशन हमेशा मिल जाएगा। एक और विथ योर ड्यू परमिशन, एक और एक्सेप्शन में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। हर एक केस में लीगल हायर और नॉमिनी अलग होता है। जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ केयरटेकर होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है। अगर आपके पास डीमैट में शेयर्स है, तो एज पर दी कंपनीज एक्ट जिनके वो शेयर्स है, मतलब जो नॉमिनी बने हैं, वही लीगल हायर मान लिए जाएंगे। यहां पे चाहे और कोई लीगल हायर होंगे, बट जो नॉमिनी है वही लीगल हायर मान लेंगे इन केस ऑफ शेयर्स। इसके अलावा बाकी सब जगह जैसा हमने बात करी कि लीगल हायर अलग है, नॉमिनी अलग है, नॉमिनी सिर्फ केयरटेकर है, वो रूल अप्लाई होगा। ओके, सो अनंत, अगला सवाल जो है ना वो डीमैट से ही जुड़ा हुआ सवाल है, और क्योंकि आप मार्केट के बारे में लोगों को इन्वेस्टमेंट करना और अवेयर करवाते हैं, इसलिए ये सवाल बहुत पर्टिनेंट है आपके लिए भी। सुकन्या पॉल पूछ रही है कि आई लॉस्ट माय फादर टू कोविड इन February 2021. He has 2 savings account in PSU Bank. We are also unaware of his bank credentials and investment details. We had approached the bank, but they are yet to resolve our problem. Also, should we close his demat account or transfer it to my mother's name? Kindly advise. सुकन्या पॉल का ये सवाल है। इनफैक्ट आपने अभी जस्ट बैंक की भी बात कही, सो आई गेस आप थोड़ा सुकन्या के लिए से रिपीट कर दें, क्या करना चाहिए इनको? फर्स्टली आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉस। जितने भी हम यहाँ पे सिचुएशन सुन रहे हैं, हमें भी बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के। इस सिचुएशन में ना, देखिए, जो नॉमिनी होता है, बैंक को नॉमिनी बताना उसकी लीगल ड्यूटी है। इट्स एन ओपन डॉक्यूमेंट। बैंक ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें नॉमिनी कौन है। जो भी नॉमिनी है वो जाए वहां पे। अगर बैंक कुछ डिले कर रहा है बिकॉज मंथ एंड है या उनके पास स्टाफ की कमी या जो भी है, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी ये प्रायोरिटी है कि आपको आज के दिन उसकी सारा का सारा कंट्रोल चाहिए कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स है। आप जाइए, अगर बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा तो जस्ट एक बार एक कंप्लेंट रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप चमत्कार होता हुआ दिखेगा कि यार अपने आप बैंक खुद आपके पास मेल्स आएंगे कि आपकी ये सॉल्यूशन का हम आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्टिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। रही बात डीमैट की, देखिए, डीमैट ट्रांसफर करते तो वो लीगल प्रोसीजर हो जाता है, पर अगर आपके पास वो डीमैट अकाउंट की होल्डिंग्स है, आप अगर बेच के बैंक में पैसा आ जाए और बैंक को ट्रांसफर कर ले, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्योंकि डीमैट को ट्रांसफर करवाना, डीमैट के शेयर्स को ट्रांसफर करवाना कई बार थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और काफी बार हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। तो हम उस होल्डिंग को एक बार सेल करके जो पैसा सीधा बैंक में आएगा, बैंक में आपने ऑलरेडी नॉमिनी मेंशन कर रखा है, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा और फिर आप अपने हिसाब से उससे यूज कर पाएंगे। ओके, तो अभी ज्यादा सही यही रहेगा सुकन्या कि आप वो जो है रिडीम कर लें, पैसे अपने पास अपने अकाउंट में ले लें। और बैंक के लिए जैसा अनंत कह रहे हैं, ये दूसरी बार ये रिपीट कर रहे हैं कि आप प्लीज एक फॉर्मल कंप्लेंट बैंक को कीजिए। ये पीएसयू बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, एक फॉर्मल कंप्लेंट कीजिए। आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट नंबर्स हैं, आप वहां पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई में सीधा बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं अगर वो आपकी नहीं सुन रहे हैं तो। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन है जो आपकी मदद के लिए है। लेकिन मुझे इन सब में आरबीआई में ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग लगता है अगर आपकी बैंक नहीं सुन रहा है तो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दुख के साथ, मतलब इन सवालों को पढ़ते हुए भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये निखिल गाडा जी का सवाल है, मुंबई के हैं। निखिल कह रहे हैं, आई लॉस्ट माय फादर इन April 2021. He had savings account with Bank of Baroda and HDFC Bank. We are aware of his online banking credential and ATM pin. Is it legal for us to do transaction through his saving account and use his ATM to withdraw cash? What is the correct procedure to transfer funds from his account? So clearly, निखिल को ये समझ में नहीं आ रहा, वो अकाउंट चलते रहने दें, क्लोज कर दें, क्या सजेस्ट करेंगे आप अनंत? सबसे पहले इन्हें जाके नॉमिनी का पता करना चाहिए। जो नॉमिनी है उसके अकाउंट में सारा का सारा पैसा शिफ्ट होने दीजिए। उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इन्हीं के पापा है तो वही लीगल हायर होते, इन्हें वो पैसा मिल ही जाएगा। मोस्टली इनकी फैमिली में ही कोई नॉमिनी होने वाला है, तो टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन हमारे सामने आती है, हमें लगता है कि अब ये कहीं बैंक हमारे पैसे के साथ कुछ कर ना ले, हम थोड़ा सा दबा हुआ सा फील करने की कोशिश करते हैं। आपको दबने की कोई जरूरत नहीं है। आप लीगल हायर भी हो, नॉमिनी भी आप ही की फैमिली में से कोई होगा। आप बस कॉन्फिडेंटली जाके बैंक में बात कीजिए
बैंक पे पुट फॉरवर्ड कीजिए। अगर बैंक आपको नहीं दे रहा है और हेल्प नहीं कर रहा है तो आप कंप्लेन कीजिए, प्लीज मत डरिए। ये आई नो थोड़ा सैडनिंग हो जाता है कि कई बार बैंक के पास भी थोड़े बिकॉज ऑफ स्टाफ शॉर्टेज वो कई बार हमें हेल्प नहीं कर पाते, बट विश्वास रखिए वो आपको हेल्प करेंगे ऐसी सिचुएशन में, और वो भी आपका दर्द समझ रहे हैं। अगर आपकी सारी चीजें लीगली ठीक है, आपको कोई भी टेंशन की या डरने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपको हमेशा मिल ही जाएगा। राइट। अनंत, एक के बाद एक ऐसे सवाल हैं कि मुझे उन सवालों को उठाने में भी बहुत अजीब लग रहा है, और अगला सवाल जो है वो बहुत ही दुखद सवाल है। आई एम रियली सॉरी गिरीश जी, आई होप आपको हमारी बातचीत से कुछ मदद मिल सके। गिरीश जी की उम्र 62 साल है और इनका बेटा जो है वो सिर्फ 36 साल का था। कोविड में उनकी मृत्यु हो गई है, और टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सिप में उनका निवेश था। He had taken a personal loan as well. We are unaware of his investment and liability details as he was the solely, he was solely operating on his accounts. Uh, how should he go about it? गिरीश जी को क्या करना चाहिए? कोई जानकारी नहीं है अपने बेटे से जुड़ी, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे और वही घर को चला भी रहे थे। गिरीश सर, अगेन वेरी सॉरी फॉर दी लॉस एंड सिचुएशन। सर, आपको सबसे पहले ना टर्म इंश्योरेंस पे ध्यान लगाना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का क्या रूल बोलता है, अगर आपको 3 साल ऑलरेडी कंटिन्यूअस पेमेंट करते हुए टाइम हो गया है, टर्म इंश्योरेंस में जो भी आपका नॉमिनी मेंशन था उन्हें बहुत आराम से और बहुत जल्दी पैसा वापस मिल जाएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लोन्स पे हम आएंगे, पर पहले आपको टर्म इंश्योरेंस पे इमीडिएटली ध्यान लगाना चाहिए। बेस्ट होता है कि आप पहले 3 महीनों में टर्म इंश्योरेंस फाइल कर दे तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। अगर आपका टर्म इंश्योरेंस ऐसा था जिसको आपको पे करते हुए 3 साल ऊपर नहीं हुए हैं बच्चे को, तो उस केस में कई बार ना इंश्योरेंस कंपनीज कुछ एडिशनल डिटेल्स, कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और कुछ एडिशनल चीजें मांगती, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ डिसीज पहले छुपा रखी हो, उसको मेक श्योर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, तो वो वापस से प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अगेन आपको 3 महीने के अंदर अंदर कोशिश करना चाहिए कि आप उसके लिए फाइल करें। लोन्स की डिटेल्स पता करने के लिए आपके पास एज सच कोई तरीका नहीं है अदर देन दैट कि उसके आप बैंक अकाउंट में जाके देखिए। बैंक में जो भी नॉमिनी थे उनके पास कंप्लीट एक्सेस मिलने वाली है बैंक को, तो आपको बैंक में जाके नॉमिनी के साथ साइन करा के बैंक का कंट्रोल लेना चाहिए, अकाउंट का कंट्रोल लेना चाहिए। वहां पे ऑब्वियसली अगर वो ट्रांजेक्शन, आई एम वेरी श्योर वो बैंक से ही हुआ होगा, तो आपके पास कंप्लीट लोन की डिटेल्स आ जाएगी कि किसके पास पैसा गया है। अगर कोई पार्टी आपके सामने आएगी तो आप उसको वेरीफाई भी कर पाओगे, और बैंक डिटेल्स इज द ओनली थिंग जहां से आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। और प्रायोरिटी पे इंश्योरेंस पे रखिए। जी, प्रायोरिटी में इंश्योरेंस, फिर बैंक स्टेटमेंट में डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर ये अपने बेटे के लोन को प्रीपे करना चाहेंगे, तो जो मान लीजिए जो अगर इंश्योरेंस से कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो प्रीपे करना सही रहेगा? और म्यूचुअल फंड सिप भी था इनके बेटे का। वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि हमने किस अमाउंट का लोन ले रखा है और कितना हमारे पास पैसा आ रहा है। पर हाँ, ऑब्वियसली अगर हम रीपे कर सकते हैं, हम लाइबिलिटीज को खत्म कर सकते हैं और एक अलग तरीके से हम लोग फिर अपने फाइनेंसेस मेंटेन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बेटर होगा। लाइबिलिटीज कम करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा रेगुलर अर्निंग मेंबर था वो अब नहीं रहे किसी भी कारण से, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लाइबिलिटीज जितनी कम हो सके करने की कोशिश करें। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर अहमदाबाद से है, कलोल के रहने वाले हैं ये, परेश पटेल जी का सवाल है। एक दुकान है इनकी, और इनके चाचा जो जिनकी उम्र 60 साल की थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अलग अलग बैंक में 2 एफडी है, नॉमिनी में उनकी पत्नी का नाम है। क्या उनकी एफडी को हम जारी रखें या पैसे विथड्रॉ करें? और अगर हम वो एफडी को ब्रेक करके पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं, तो किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप जस्ट बैंक में जाइए, जो उनकी वाइफ थी वो नॉमिनी है, सीधे उनको एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा और सारा का सारा पैसा उनके नाम से शिफ्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग जो नहीं रहे उनके नाम से एफडी चलाने का कोई यूज नहीं है। आपको हमेशा नॉमिनी के नाम पे पैसा शिफ्ट करा के फिर आगे डिसाइड करना चाहिए कि आप कैसे टेक केयर करना चाहते हो। और जो दुकान की बात हुई, दुकान में भी अगर कोई विल में लिखा हुआ है तो उनके पास चल जाएगी वो दुकान। अगर विल में लिखा हुआ है और वो रजिस्टर्ड विल है, तो आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली आपको कोर्ट के थ्रू, सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू करना पड़ेगा, और वहां पे फिर आपको स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह वो सारी चीजें पे करनी पड़ जाएगी। आप आनंद बार-बार मुझे ये बात बोल रहे हैं, विल कितना जरूरी, हमने शुरुआत में भी बात की। तो अगर विल नहीं बना हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम भारत में विल को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, अगर विल नहीं बना हो और कोई चला जाए, तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी परिवार के लिए।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि अगर विल नहीं भी बना, अगर देखिए एक पेज पे भी विल बना हो ना, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर कराना विल को अपनी लाइफ में ही ज़रूरी है। सपोज़ करते हैं कोई नहीं रहे, उनके जो केयर टेकर्स थे वो भी चाहे तो बाद में जाके भी विल को रजिस्टर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। छोटा-सा 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। पर अगर आपके पास विल ही नहीं है तो काफ़ी दिक्कतें आती है और क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस इंडिया में 3 से 6 महीने आपको लग ही जाता है, आपको लॉयर की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है। 10,000 रुपए के आसपास का मिनिमम खर्चा रिक्वायर्ड होता है। कई बार हम उस मेंटल स्पेस में नहीं रहते कि हम ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशंस कर सकें। कई बार कुछ लॉयर्स की तरफ से हमें कुछ शायद मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो और दिक्कतें बढ़ जाती है। इसीलिए बेटर है कि हम हमेशा एक चाहे एक नॉर्मल पेज पे लगा के रखें पर उस विल को रखें ज़रूर। राइट, विल बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आनंद, आपने वक़्त निकाला।